पुलिस जब भी हिंदू मुस्लिम राइट होता हिंदुओं का ही साथ देती, ये मुसलमान भी जानते, मगर वो अनभिज्ञता में आपके साथ में घटना हुई है। दोस्तों नमस्कार, मैं मदन मोहन और आप देख रहे हैं न्यूज भारती। मैं लेकर आया हूं आपका सबसे पसंदीदा कार्यक्रम राजधर्म का नया एपिसोड। दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदू राष्ट्र के बारे में, क्योंकि एक ऐसी घटना मध्य प्रदेश से सामने आई है जिसे देखकर लगता है कि आज हिंदू राष्ट्र पर बात करना बेहद जरूरी हो गया। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि क्या भारत 100% हिंदू राष्ट्र बन चुका है? क्या भारत ऐसा राष्ट्र बन चुका है जहां पर दूसरे किसी धर्म के लोगों को रहने का या फिर उसके लिए भारतीय संविधान अलग नियम और कायदे बनाए हुए हैं, अलग प्रावधान हैं जो उन पर लागू होते हैं, लेकिन हिंदू जो लोग हैं उन पर वो चीज़ें लागू नहीं होती? ऐसा कुछ है क्या? नहीं है, लेकिन लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि दिल्ली दंगों के दौरान भी ऐसी कुछ घटनाएं घटी थी जिसे देखकर हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस पर सवालिया निशान उठ गया था। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने इन चीज़ों को अच्छे से नहीं उठाया, इसकी जांच पड़ताल नहीं करी और हमारे जैसे लोगों के पास उतने संसाधन नहीं कि हम ग्राउंड जीरो पर जाकर तमाम चीज़ों की तहकीकात कर सकें। लेकिन एक वीडियो आई थी दिल्ली दंगों के दौरान जब पुलिस वाले हमले के लिए पत्थर इकट्ठा करते लड़कों की देखभाल कर रहे थे। पुलिस वाले की देखरेख में दंगाई पत्थर इकट्ठा कर रहे थे और वो दंगाई किस धर्म के होंगे ये तो किसी से छिपा नहीं है, ये तो बताना नहीं पड़ेगा। क्या हमारे जो सत्तासीन महानुभाव हैं उन्होंने यह ऐलान कर दिया है कि अब भारत में हिंदुओं के साथ अलग कानून और मुसलमानों के साथ अलग कानून और व्यवहार किया जाना है? अगर ऐसा नहीं है तो एक पुलिस वाला कैसे जवाब में कहता है कि मुझसे गलती हो गई, हमें लगा था कि आप मुसलमान हो? जी हाँ, मध्य प्रदेश के बैतूल में एक ऐसी घटना घटी है जहाँ पर पहले एक शख्स जो कि पेशे से वकील है उसे बेरहमी से पीटा जाता है और जब वो शख्स FIR दर्ज करवाता है तब वो लोग सामने आते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं कि हमसे बड़ी गलती हो गई, हमें तो लगा था कि आप मुसलमान हो। साहब अगर मुसलमान है तो क्या आप इस तरीके से पीटोगे? मुसलमान है तो क्या उसके लिए कोई भारतीय संविधान लागू नहीं होती, भारतीय दंड विधान लागू नहीं होती? आप मुसलमान को मार मार कर अधमरा कर दोगे? दोस्तों मैं इस पर आगे और कुछ कहूँ उससे पहले मैं चाहता हूं कि शब्द सह जो घटनाएं हुई वो शब्द सह मैं आपको सुना रहा हूं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और इतना शेयर कीजिएगा ताकि जन जन तक ये पहुंचे और ये पता चले कि हमारे हुक्मरान अपनी सत्ता को बचाने के लिए, हिंदू वोट को लामबंद करने के लिए किस तरीके से धर्म के बीच विभेद पैदा कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। भारी शर्मिंदा है। नहीं आप क्यों आपने जब गलती की नहीं, ऐसा होगा कि मैंने गलती कर दी और आप मेरा गिरफ्तारी वारंट बना के कर दो, ऐसा नहीं होता ना भाई। गलती जिसने की वो मतलब उसको तो कुछ है ही नहीं है, उनको भी है, उनको गलती का एहसास। मैं घर ले आऊँगा उनको, आपसे मिलवा दूंगा और उनसे ही माफ़ी मंगवा दूंगा, मगर क्या है अरे यार ये कान का पर्दा फाड़ दिया मार के। कान से मेरा 3 दिन खून नहीं बंद हुआ। मैं बता रहा हूँ कि मैं 15 साल से शुगर का मरीज हूँ, मेरे को अस्पताल जाना है। देखो मैंने उनको दूसरे विकल्प बता दिया मार खाते मतलब भाई 188 की कार्रवाई कर दे, मार क्यों रहा, मैं कोर्ट में देख लूंगा। मारने का राइट नहीं है ना आपको। फिर मैंने बोला भैया कि आप दूसरा ये क्यों कर रहे हो, तो बोले ज़्यादा संविधान बता रहे थे इस पर, तो और पड़ गया। ये पूरा इतना काला था, इतना वो जो मैंने वहाँ जाके मुलायजा करवाया ना अस्पताल जाके, तो वो जो बेचारा रहे वहाँ अपने बैठते, क्या नाम है आपके अस्पताल में, मिश्रा जी, आपकी उम्र की होंगे वो भी, वो वर्मा साहब मिश्रा जी है, वो बाल गमे और बोले यार वकील साहब बोले बहुत मतलब ज़्यादा मार दिया, रेखा तमाशा तो ठीक है मान लेते कि मारा होगा, लेकिन ज़्यादा मार दिया। अरे उन बोले यार तुम मेरे बेटे की उम्र के, तुमको बहुत गलत मारा। वही गलत फहमी के चलते उनसे बहुत परेशान, आज भी परेशान है, ऐसा नहीं कि उसी दिन परेशान, अभी भी परेशान है, अभी भी अभी कल परसों वो उसका फोन आया रावण का, मेरे बोले वो कौन रावण वो अजू रावण का, कि मेरे वो कांच फोड़ दिया, फलाने ने कांच फोड़ दिया और मेरे पैसे 3000 रुपये लूट लिए उसके ड्राइवर। हाँ मैं 11 बजे रात को गया। अब उसको मैं समझा रहा हूँ तो वो आदमी ना संविधान समझने को तैयार है ना कुछ है, बोले संविधान को भर दो भाई।
वो संविधान की नौकरी कर रहा हूँ, वो संविधान की मैं वकालत कर रहा हूँ। अपन सब उसी से बंधे हुए हैं। एक ही रोड के अपन सब एक ही रोड पे के साथ ही है, एक ही रोड में है अपना, और जाना एक ही है अपने कोई जगह। एक ही रोड में है अपना। अब एक ही घूम फिर के हमको भी हो जाना और आपको भी हो जाना। रोड में अब दोनों का एक ही रोड है, एक ही जगह जाना है, एक ही रास्ता। बस बात वही है, थोड़ी सी गलतफहमी के शिकार आप भी हो गए, रोग भी हो गए। अरे मैं नहीं हुआ, मैं तो बीमार था, मैं पैदल जा रहा था, मैं पैदल जा रहा था। ये सन्यास ये इसमें गड़बड़ हो गई। मैं पैदल जा तो रहा था। अपन आगे लिखते हैं। अभी तो लिख दो, फिर अपन बाद में देख सकते हैं इसको। अभी तो लिखो। अभी मत लिखो। अरे नहीं, मेरा कहना मानो आप। अरे नहीं, मेरे बच्चे जैसे हो। अरे नहीं, मैं आपको हृदय से कह रहा हूँ, मेरी हृदय से आवाज निकल रही है कि मेरे साथ जो भी पुलिसकर्मियों ने कोई अभद्र व्यवहार या मारपीट नहीं की। अरे नहीं, ऐसा नहीं। वो उसमें तो पूरा मेरी छवि खराब होगी ना। मैं सुप्रीम कोर्ट लिख चुका हूँ, मैं हाई कोर्ट लिख चुका हूँ, मैं बार को लिख चुका हूँ, स्टेट बार को लिख चुका हूँ, नेशनल बार को लिख चुका हूँ। अब ऐसा करूंगा कि आप कहने पे कि नहीं हुई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। ये ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान की जितने बार एसोसिएशन सबको खबर कर चुका हूँ मैं, उसी दिन उसी रात में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब जगह भेज चुका हूँ। कुछ नहीं है, अपन ने भेज दिया। वो अपन से ये नहीं कहेंगे तुमने फिर क्यों नहीं भेजा रिप्लाई, ये क्यों नहीं। नहीं, अब वो भेजेंगे ना। अब वो उनके हाथ में बॉल है, अपन ने बॉलिंग कर दिया, वो बैटिंग करेंगे कि भाई क्या हुआ। वो स्टेटस मांगेंगे, वो एसपी साहब को भी रिमाइंडर भेजेंगे क्या किया आपने। अगर मैं बिल्कुल आपकी बात मान लेता, अगर आप इतने हाथ नहीं भी जोड़ते ना, मुझको बार प्यार से बोल देते तो मैं मैं आपकी बात मान लेता। अरे हो मान जाना चाहिए। गांधी जी, गांधी का देश है, हम गांधी के बच्चे हैं। हमको क्या है कि वो दूसरी वो समझ के समाज समझ के आपके साथ घटना हो गई है, बात ये है और कुछ नहीं। अरे यार, लेकिन हेड साहब मतलब पटेल जी, मेरी आप मानो, मेरी आपकी समाज के मेरे कम से कम 50 मित्र हैं और मैं उनके साथ बैठ खाना खाता हूँ वो सब। और बड़ा क्या है कि मैं नहीं कह रहा, हम कह रहे हैं, मैं नहीं बोलता, हम कह रहे हैं। कुछ नहीं, मेरे साथ कोई घटना वो जो भी कोई जाने घटना नहीं हुई, मारपीट नहीं हुई, जो सब लिख का काम नहीं ना। और जो भी हुआ लिख दिया अपन ने। अरे यार देखिए, अब आप भी पुलिस है, मैं भी वकालत कर रहा हूँ इतने सालों से। मुझे पता है कि अब ऐसा अब झूठा बयान क्यों दूं जब मैं इतना कर रहा हूँ। तो मतलब उनको थोड़ी सी मतलब मेरा आपसे कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, आपसे कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। वो आपका सही कहना है, वो आपका सही कहना है। हम भी उस दुख से, उससे दुख से, आपके दुख से मैं भी दुखी हुआ, मुझे भी पता लगा। मगर बात ये है कि अपन ने लिख के भेज दिया, मगर वो फिर ये नहीं कहेंगे तो मतलब क्यों लिखा, हो गया। नहीं वो तो मुझे, अरे मैं तो एसपी साहब की भी, जो मैंने आईजी को लेटर लिखा उसमें तो मैंने एसपी साहब का भी वो जिक्र कर चुका हूँ ना कि ये है, आप मेरा एसपी साहब के यहाँ से लेटर पढ़ लेना, आईजी साहब के यहाँ से लेटर पढ़ लेना। तो इस बात को तो मैं बहुत आगे ले जा चुका हूँ, वहाँ से पीछे आना संभव नहीं है। अब मामला कोर्ट में आया तब अपन वो जांच भी पटेल साहब के पास नहीं आई। वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, वो भी मेरे पास आएगी। उसको भी आप जैसा कहें कि हमारा जांच करने थोड़ी को आएगा। एक उदाहरण नहीं, आईजी जांच करने आएगा, पटेल साहब जांच करके भिजवा देंगे, जो आप बयान दे दोगे उसमें सब हो जाएगी, सब हो जाएगा। अरे नहीं यार, लेकिन बहुत मार पड़ी थी। एक पहला तमाचा तो मैंने भी झेल लिया, लेकिन जब पूरे के पूरे टूट पड़े ना, एक मार पूरी समाज वो उसके वो अनभिज्ञता में हुआ है आपके साथ घटना। वो भी बहुत उसमें है कि यार हमने अपने किसी हिंदू भाई के साथ में हमें उसको समझ के वो घटना हो गई है, तो हम उनको मुंह दिखाने, उनने कई बार टीआई साहब से बोला उनसे हम मुंह दिखाने लायक नहीं हम। अरे टीआई साहब भी खुद शर्मिंदा है। टीआई साहब उस दिन मेरे को बोले, वो रोका उन्होंने एसपी ऑफिस में, यार बोले मैं शर्मिंदा हूँ। और मतलब आपसे मेरा कोई द्वेष थोड़ी है, आप क्यों शर्मिंदा होंगे। ध्रुव साहब खुद कह रहे हैं, ध्रुव साहब खुद बेचारे बड़े शर्मिंदा है। यार बोले मेरे थाने का मामला है, आपके साथ ऐसा हुआ, मैं शर्मिंदा हूँ। तो उनसे मेरा कोई द्वेष थोड़ी है। खुद भी है। मैं तो एसपी साहब से बोला, मुझे पूरे पुलिस कर्मियों से कोई नहीं, सब मेरे भाई सब रोज कोर्ट आते हैं और मेरे वो सबके पास जाता हूँ, सब रोज मेरे पास आते हैं। हाँ, वही जितने 5 लोग, 8 लोग, 10 लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई करो, इतना ही तो कहा है मैंने। पूरे विभाग से मेरा बैर थोड़ी है। नहीं, वो नहीं कह रहे हैं। और पूरे बल से भी नहीं जो वहाँ तैनात था। आपको उनसे बैर नहीं है। हाँ नहीं, मतलब आपसे बैर है। मैंने क्या बताया, 19 होगी। हमको किसी से बैर नहीं है। पुलिस जब भी हिंदू मुस्लिम राइट होता, हिंदुओं का ही साथ देती, ये मुसलमान भी जानते। मगर वो अनभिज्ञता में आपके साथ में घटना हुई है, उसके लिए हमारे पास कहने को कोई शब्द नहीं है मेरे पास। मैं ये जानता बस।
और जो भी आपकी नहीं, उस दिन ना हिंदू मुस्लिम राइट थे ना कुछ था, कुछ नहीं था उस दिन। नहीं है वहाँ पे। उनने 4-5 आपके पहले 3-4 ऐसी घटना हो चुकी थी जिससे पूरा वो परेशान थे। वो समझ गए जी गड़बड़ है। तो क्या आप कह रहे हो, मुसलमान समझ के मार दिया मुझे? हाँ वो समझ घटना हुई, क्योंकि वो हाँ, दाढ़ी तो मेरी कब से बढ़ी है, कभी कटी नहीं है। वो इस कारण यही हो गई। वो गलत है उसमें कोई घटना कुछ हो के मैं वो कट्टर हिंदू आदमी कट्टर हिंदू क्या है, जब हिंदू मुस्लिम राइट हुए हैं, जब पुलिस पकड़ के है हिंदुओं के पक्ष में ही। हाँ मैंने 10 साल भोपाल में पत्रकारिता किया है ना। उस दिन मैंने फ़ोन किसको लगाया? मैंने एसपी साहब से पहले भोपाल फ़ोन लगाया कि ऐसी घटना हुई मेरे साथ। फिर मैंने एडिशनल एसपी को फ़ोन लगाया। अब भोपाल में किनको लगाया, खैर मैं नाम नहीं लेता हूँ, मतलब मैंने बहुत बड़े अधिकारियों को लगाया। अब मैं जो पत्रकारिता करके आया हूँ 10 साल, मैंने पीपुल्स में की, भास्कर में की, जो भास्कर जबलपुर एडिशन मैं था भोपाल में 2008 से लेके 8 से लेके तो 17 तक। ये सब मेरे सामने हुआ था। जब आप लोगों के यहाँ ड्यूटी हुई तब मैं जा चुका था। भोपाल से ट्रांसफर करा के आया ना। अच्छा, आप भोपाल से हो क्या? हाँ, क्योंकि यहाँ तो इनका तो 5वां मर्डर हुआ शायद, है ना। मतलब मैंने उसको बता रहा हूँ भाई कि ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं हूँ। अब वो सुनने को ही तैयार नहीं। भाई आप सुनोगी तो नहीं किसी की? अगर मैं उस दिन मर जाता तो मेरा बीपी कितना निकला उस दिन वहाँ जाने के बाद? और 168 170 निकला। अच्छा एक बात बताओ, सुनो, आपका बेटा कितना बड़ा है? मेरा बेटा तो शादीशुदा है। हाँ, अगर उसके साथ ऐसी मारपीट होती तो आप क्या करते? लिखते कि नहीं? मैं बहुत ही निर्मम तरीके से मारपीट होती तो। मेरे भाई के लड़के के साथ और भतीजे के साथ पुलिस ने पिपरिया में मारपीट कर दी थी। तो 3 दिन भर्ती रहे थे अस्पताल में। तो पहले तो उन्होंने बयान दे दिया, फिर मैं जब गया तो मैंने सब बदलवा दिया। हमको कोई पुलिस ने नहीं मारा, पुलिस ने ना गाली दी ना हमारे साथ मारपीट की। अभी उसका प्रमाण है, फिर वो मामला ही नहीं बन पाया खाली। दोस्तों ये घटना 23 मार्च की है। 23 मार्च को दीपक बुंदेले नामक एक वकील को राज्य की पुलिस ने बेरहमी से पीटा जब वह इलाज के लिए सरकारी अस्पताल जा रहे थे। इस घटना के 1 महीने बाद पुलिस अब दीपक पर अपनी शिकायत वापस लेने का दबाव बना रही है। अपने बचाव में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने गलती से दीपक को मुस्लिम समझकर पीट दिया था। मुस्लिम शब्द याद रखिएगा। इस घटना के बाद दीपक बुंदेले कहते हैं कि 23 मार्च को जब वह दवाई लेने के लिए घर से बाहर निकल रहे थे, तब 5:30 से 6 के बीच जब वह अस्पताल जा रहे थे, पुलिस ने उन्हें रोका। हालांकि उन्होंने यह भी जानकारी दी कि तब देशव्यापी जो लॉकडाउन है वो लगा नहीं था, लेकिन बैतूल में धारा 144 लागू कर दी गई थी। उनका कहना है कि मैं पिछले 15 वर्षों से डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ। चूँकि मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा था तो मैंने सोचा अस्पताल जाकर कुछ ज़रूरी दवाइयाँ ले लूँ, लेकिन मुझे पुलिस ने बीच में ही रोक लिया। बुंदेले ने पुलिस वाले को ये समझाने की बहुत कोशिश की कि ये दवाइयाँ लेनी उनके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस वाले उनकी बातों से चिढ़कर एक ने आगे बढ़ा और उन्हें थप्पड़ लगा दी, जिसके बाद बुंदेले ने उन्हें कहा संवैधानिक सीमाओं के भीतर काम करना चाहिए और यदि पुलिस को सही लगता है तो वे धारा 188 के तहत हिरासत में ले जाने को तैयार हैं। यह सुनकर पुलिस कर्मियों ने अपना आपा खो दिया और बुंदेले को और भारतीय संविधान को गाली देने लगे। कुछ ही देर में कुछ और भी पुलिस साथी उसके साथ आ गए और लाठियों से बेरहमी से उन्हें पीटने शुरू कर दिए। और यही नहीं दोस्तों, पुलिस वालों ने पीटना उन्हें तब बंद किया जब उन्होंने कहा कि मैं पेशे से वकील हूँ। तब तक वो बताते हैं कि उनके कानों से खून निकलने शुरू हो गए थे। उन्होंने अपने दोस्त और भाई को बुलाया और बाद में अस्पताल गए। वहां पर उन्होंने अपनी मेडिको लीगल केस बनवाया। इसके बाद 23 मार्च को उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक DS भदौरिया और राज्य के पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी के पास शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने मुख्यमंत्री, राज्य के मानवाधिकार आयोग, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और शीर्ष सरकारी अधिकारियों को भी इस शिकायत की प्रतिलिपि भेजी है। दोस्तों आपको बता दें कि इस मामले में बुरी तरह MP पुलिस फंसती नजर आ रही है, जिसके बाद
एमपी पुलिस के आला अधिकारी उनके घर पर जाकर उनके बयान लेने के बहाने उनसे घंटों मिन्नतें विनती कर रहे हैं कि केस वापस ले लें। जैसा कि आप सबको पता है कि किसी भी व्यक्ति का बयान लेने में महज 5 से 10 मिनट का वक्त लगता है, लेकिन 17 मई को जब पुलिस वाले बुंदेले के घर गए उनके बयान लेने के लिए, लेकिन पुलिस वालों को यहाँ पर 3-3.25 घंटे का वक्त लग गया। पता है क्यों? क्योंकि पुलिस वाले लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि ये शिकायत बुंदेले वापस ले ले, जिसके बाद बुंदेले ने कड़ा रुख अपनाते हुए शिकायत वापस लेने से इनकार कर दिया। हालांकि इस मामले में अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई है। बुंदेले का कहना है कि ऐसे तो पुलिस वालों ने हमसे माफ़ी मांग ली है, लेकिन मैं अब इस मामले में पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं मुसलमान होता तो क्या इस तरीके से कानून को पुलिस वाले अपने हाथों में कैसे ले सकते हैं। पुलिस वालों को ये इजाज़त किसने दी कि किसी भी धर्म संप्रदाय के लोगों को इस तरीके से प्रताड़ित करे। तो दोस्तों, आपने सुना राम कहानी, पूरी घटना क्या थी। तो दोस्तों, अब मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश के अंदर मुसलमान अगर कोई गलती ना भी करे तो पुलिस वाले को यह हक हो जाता है कि उसे बेरहमी से पिटाई करे। आखिर शिवराज में यह क्या चल रहा है? क्या यह जानकारी शिवराज सरकार के पास है? 1 महीने पहले की यह घटना है जब मुख्यमंत्री और तमाम बड़े ऑफिसरों तक इन्होंने अपनी शिकायतों की प्रति भिजवाई है। तो अब तक इस मामले में क्यों कुछ नहीं हुआ? एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ? पुलिस वाले निलंबित क्यों नहीं हुए? उनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और इस बात की जांच क्यों नहीं हुई कि इस तरह की मानसिकता पुलिस वाले के अंदर आई कहां से कि अगर मुसलमान होता तो उसके साथ ऐसा करना कोई गुनाह नहीं है? क्या मुसलमान होना भारत देश में गुनाह है? क्या हमारा देश आज सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए रह गया है? इस लॉकडाउन के दौरान ना जाने कितने सारे विविध चेहरे पुलिस वाले के सामने आए, लेकिन उससे भी ज्यादा मानवता के मिसाल भी सामने आए। लेकिन इस तरह की तस्वीर, आखिर लोगों के दिमाग में इस तरह की मानसिकता कैसे आ जाती है? जिन लोगों को जनता का रखवाला बनाकर पोस्टेड किया जाता है, पोस्टिंग दी जाती है, वो लोग खुद को मालिक कैसे समझने लगते हैं? जो प्रधानमंत्री एक चुनाव जीतने के लिए खुद के नाम से पहले चौकीदार लगाता है, चूंकि जनता मालिक है। उस देश के अंदर एक सिंपल सा पुलिस वाला पहले तो बिना कसूर के एक व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई करता है, उस व्यक्ति को और संविधान को गाली देता है, और जब पता चलता है कि वो व्यक्ति खुद वकील है तो उसे कहता है कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमें लगा था कि आपकी बड़ी हुई दाढ़ियों से कि आप कहीं मुसलमान हो। मुसलमान हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? मुसलमान क्या इस देश का नागरिक नहीं है? क्या मुसलमान का इस देश की स्वतंत्रता में कोई योगदान नहीं है? इस देश के जो जवान बॉर्डर पे हैं, क्या उसमें एक भी मुसलमान नहीं है? क्या इस देश में जो पुलिस बल है, क्या उनमें मुसलमान नहीं है? शिक्षा विभाग में मुसलमान नहीं है? चिकित्सकीय पेशा में मुसलमान नहीं है? ऐसा कौन सा काम है जिसमें मुसलमान धर्म के लोग नहीं हैं? तो इस तरह के अधर्मी और असंवैधानिक मानसिकता के लोग कैसे हमारे समाज में हमारे संविधान को तार तार करते हैं? आखिर कब तक हम अपने संविधान को, अपने लोकतंत्र को इस तरीके से धज्जियां उड़ते हम देखते रहेंगे? मेरा तो यही मानना है कि शिवराज जी, अगर आपकी सत्ता बन चुकी है, अगर आपके सरकार के मंत्रिमंडल गठन हो चुके हैं, तो थोड़ा मध्य प्रदेश के जनता के लिए काम करें। देखें कि जनता के साथ किस तरह की मुश्किलें आ रही है, तमाम विभागें किस तरीके से काम कर रही है। सरकार एमएलए खरीदने से सरकार तो बन जाती है, लेकिन जनता की सरकार बनाने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ते हैं साहब। ये मत भूलिए कि इसी तरह की मानसिकता ने हमारे देशों को सैकड़ों सालों तक गुलामी की जंजीर में जकड़े रखा। एक बार फिर इस तरह की मानसिकता को बढ़ावा देकर हमारे देश के टुकड़े टुकड़े होने से बचाइए, रोकिए इस तरह की मानसिकता। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सक्षम नहीं हैं, आप बिल्कुल सक्षम हैं, लेकिन जरूरी है आपको इस तरह के लोगों के सही ट्रीटमेंट करने की। दोस्तों, इस टॉपिक पे जितना भी कहा जाए कम होगा, क्योंकि जिस तरीके से हिंदू का योगदान है देश के किसी भी भाग में, किसी भी डेवलपमेंट में, चाहे सामाजिक, आर्थिक हो, राजनीतिक हो या फिर आज़ादी की लड़ाई हो, हर चीज़ में हर धर्म के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ऐसे में इस तरह की घटनाएं सामने आती हो तो बहुत दुख होता है। इस टॉपिक पे इतना ही। अगर हमारी बातें आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और जमकर शेयर कीजिए। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल न्यूज़ भारती पर आए हैं, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जोर दबा दें, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।